गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत के सुल्तान और तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। पहले हम इसके ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानते हैं। तारीख़े फ़िरोज़ शाही ग्रंथ फ़ारसी भाषा में बरनी द्वारा लिखी गई थी और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की पर्याप्त जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक को सृष्टि का आश्चर्य बताया गया था। रेहला इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक तथा दिल्ली शासक के अन्य शासकों के दरबार शासन जीवनी आदि की जानकारी इसके द्वारा मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश का शासक थे। इनका शासनकाल 1325 से 1351 के बीच रहा। मोहम्मद बिन तुगलक गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। इसका मूल नाम जूना खां था। गियासुद्दीन तुगलक ने इसे उलूग खां की उपाधि दी। ये पढ़ा लिखा विद्वान शासक था, लेकिन दिल्ली सल्तनत का सबसे असफल शासक साबित हुआ। इसने बहुत सी योजना बनाई, लेकिन इसकी बहुत योजना असफल हो गई। जिस समय गद्दी पर बैठा उसके पास विशाल साम्राज्य था। साम्राज्य 23 प्रांत में बटा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं खलीफा की उपाधि अमीर उल मोमिनीन धारण किया। 1344 में अल खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। दुवानी नामक एक नया सिक्का तथा दिनार नामक एक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया। कांसे के सिक्के का प्रचलन किया। एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा। वह क्रोधी प्रकृति का व्यक्ति था, लेकिन धार्मिक सहिष्णु था। उलेमा के प्रशासन पर हस्तक्षेप को रोक दिया था और उनके विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। उन्हें भी न्याय की परिधि में लाया। कट्टर इस्लामी वर्नी ने इसी वजह से इसे अधर्मी सुल्तान कहा था। इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था। केवल दक्षिण भारत में 25 विद्रोह हुए, जिसमें 2 प्रमुख विद्रोह थे। पहला 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और दूसरा विद्रोह के परिणाम स्वरूप हसन बहमन शाह द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला प्रांत बंगाल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल में मोरक्को, अफ्रीका से प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी पद पर नियुक्त किया और अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा। जैन विद्वान सूरी मोहम्मद बिन तुगलक से धार्मिक मुद्दों पर बात की और 1000 गाय उसे दान दिया। जैन विद्वान राजशेखर को दरबार में संरक्षण दिया। कृषि विकास के लिए उसने नया विभाग बनाया। उसने दीवान एक अमीर कोही की स्थापना की। इसका प्रधान अमीर एक कोही कहलाता था। गायों के लिए गौशाला बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। सरकारी कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार, किसानों की उदासीनता और भूमि का अच्छा न होने के कारण कृषि की उन्नति के संबंधी योजना 3 साल में ही समाप्त हो गई। अकाल सहायता के लिए अकाल संहिता बनाई और तथा कृषि आय का रजिस्टर तैयार करवाया। यहीं से इतिहास में अकाल नीति प्रारंभ हुई। 2 शहर अदलाबाद उत्तर प्रदेश और जहां पनाह दिल्ली के निकट बसाया। प्रशासनिक कार्य मोहम्मद बिन तुगलक सभी अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर करता था, धर्म और जाति के आधार पर नहीं। अपने चचेरे भाई फिरोज शाह को नायाब बारवक के पद पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मल्लिका बयाज खिलजी को लखनौती का राज्यपाल नियुक्त किया। कमलाउद्दीन को सदर ए जहां के पद पर तथा
शिहाबुद्दीन को दीवान ए मुस्तखराज के पद पर नियुक्त किया। सती प्रथा को रोकने वाला भारतीय इतिहास का प्रथम शासक था, परंतु वह इसमें सफल नहीं रहा। धार्मिक नीति। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सभी धर्मों के प्रति आस्था रखी और सभी धर्मों को सम्मान दिया। यही कारण था कि उसे अधर्मी भी कहा गया। सभी धर्म के साधुओं के लिए उसने धर्मशाला बनवाया था और रतन सिंह को सिंध का सूबेदार बनाया और अजीर उस सिंध की उपाधि दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदू के पर्व होली में सम्मिलित हुआ। वर्णी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया कि वह विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था। एल्फिस्टन ने उसे पागल बादशाह कहा। इसकी कुछ योजनाओं के कारण इतिहास में इसकी स्थिति हास्यप्रद हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत सी योजनाएं बनाई और उसकी हर योजना असफल रही। राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी योजना राजधानी परिवर्तन था। वह अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी बनाया और उसका नाम दौलताबाद रखा। इतिहासकार का कहना है कि वह अपना राजधानी केंद्र में रखना चाहता था ताकि पूरे साम्राज्य पर नज़र रख सके और दक्षिण भारत पर नियंत्रण रखे और इसी उद्देश्य से उसने ऐसा किया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि मंगोल आक्रमण से साम्राज्य को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए उसने ऐसा किया, लेकिन उसकी यह योजना असफल रही और 1335 में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाना पड़ा। उसकी इस असफलता का कारण कुछ इतिहासकारों के अनुसार देवगिरी में पानी की कमी बताया है। इब्न बतूता के अनुसार जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में था तो बहुत से अमीर उसे गालियाँ लिखकर भेजते थे, जिससे परेशान होकर वह देवगिरी को अपना राजधानी बनाने का निश्चय किया। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान दिल्ली के जनता को दंड देना चाहता था तथा दिल्ली को जला दिया। अपनी मूर्खता भरी नीति के कारण इस समय मोहम्मद बिन तुगलक ने एक गलती यह की कि दौलताबाद जाने के क्रम में वह केवल सिर्फ अपने दरबारियों के साथ नहीं गया, वह एक अधिसूचना जारी किया और दिल्ली के सभी नागरिकों को दौलताबाद जाने को कहा। दिल्ली की पूरी जनसंख्या के साथ वह देवगिरी गया, लेकिन वह वहाँ बस नहीं पाया और पुनः पूरी जनसंख्या के साथ दिल्ली लौटा। इस क्रम में बहुत से लोग मर गए और बहुत से लोगों को बहुत परेशानी हुई। इससे बहुत इतिहासकारों से मूर्ख शासक कहा। यह योजना उसकी बिल्कुल असफल हो गई और उससे नागरिक परेशान हो गए। सांकेतिक मुद्रा जारी करना। मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्के का निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है। 1329 से 1330 को सांकेतिक मुद्रा को वैधानिक आधार देकर लागू किया गया था। सोने चांदी के घटते भंडार को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे, कांसे और पीतल के सिक्के जारी किए। सोने चांदी के सिक्के नागरिकों ने से वापस लेकर तांबे और कांसे के सिक्के वितरित किए। इसके परिणाम यह हुआ कि लोग इसके डुप्लीकेट तांबे और कांसे के सिक्के बनवा लिए। बहुत से नकली सिक्के जमा हो गए। बाजार में वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया। लोगों के घर में सिक्कों का टकसाल बन गया। जितने सिक्के जारी किए गए थे उससे ज़्यादा सिक्का जमा हो गया था। स्थिति को देखते ही यह योजना नहीं चली और उसे पुनः वापस लेना पड़ा। पुनः तांबे कांसे के सिक्के को वापस ले लिया और उसके बदले नागरिकों में सोने चांदी के सिक्के को वितरित किया। इससे इसका असर यह हुआ कि राजकोष पर पड़ा इसका असर और यह योजना पूरी तरह सफल हो गई। खुरासान का अभियान। मध्य एशिया में इस समय अशांति की स्थिति बनी हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल पर आक्रमण करने का योजना बनाया था। मंगोल आक्रमण से निजात पाने के लिए, साम्राज्य के विस्तार एवं राज्य आय को बढ़ाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान का अभियान किया। इस अभियान के लिए 1 लाख से अधिक सैनिकों को भर्ती किए गई। इसे प्रशिक्षण दिया गया और 1 साल का अग्रिम वेतन दिया गया। इसी दौरान खुरासान में राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई। खुरासान के शासक को वहां की जनता ने अपदस्थ कर दिया और मध्य एशिया में शांति कायम हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक को अपना अभियान वापस लेकर समाप्त करना पड़ा। सुल्तान ने भर्ती किए गए सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। इससे सैनिक विद्रोह कर दिए।
1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया था, इसलिए राजकोष पर इसका असर पड़ा और राजकोष रिक्त पड़ चुका था। यह योजना भी उसकी कर में असफल रही। दुआब क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने कर में वृद्धि किया। कर 1/2 लगाया गया। इसी दौरान टैक्स बढ़ाने के बाद इस क्षेत्र में सूखा पड़ गया, जिससे पैदावार प्रभावित हुई और प्लेग भी फैल गया। किसान कर देने में असमर्थ थे, कर नहीं दे पा रहे थे। किसान से ज़बरदस्ती कर लेना चाहा, पर वो असफल रहा। किसान विद्रोह कर दिए और यह योजना उसकी असफल हो गई। कराचील का अभियान। इस अभियान का उद्देश्य कुमायूं क्षेत्र छोटे छोटे हिंदू शासकों को जीतकर सल्तनत में मिलाना था। हिमाचल प्रदेश में विद्रोह को दबाने के लिए तथा चीन में प्रवेश के उद्देश्य से सेना जब आक्रमण किया तो शुरू में सेना को जीत हासिल हुई, लेकिन पहाड़ी इलाकों के कारण तथा सर्दी तूफान के कारण पहाड़ी रास्ते में भटक गए और स्थानीय आक्रमणों के कारण संपूर्ण सेना नष्ट हो गई। यह योजना बिल्कुल असफल रहा। तगी का विद्रोह। गुजरात में विद्रोह हुआ। इसे दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक गुजरात जाना पड़ा। तगी भाग गया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसका पीछा किया और सिंध की ओर प्रस्थान किया। इसी समय 1351 में ज्वार के कारण उसकी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। अब हम इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। सुल्तान का उद्देश्य प्रशासन को अच्छा बनाना और विस्तार करना था। वह काल्पनिक सोच विचार रखने वाला व्यक्ति था। उसमें धैर्यता की कमी थी। अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन में किसी को शामिल नहीं करता था। मोहम्मद बिन तुगलक एक विलक्षण प्रतिभा का शासक था, लेकिन उसकी सनक भरी योजना, क्रूर कृत्य और एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा रखने वाला शासक की संज्ञा दी गई है। उसके विचार समय से आगे था। इसकी कुछ प्रयोग के कारण इसकी स्थिति इतिहास में हास्यप्रद हो गई। इसके भाग्य भी खराब था। जल्दीबाजी में योजना लागू करता था और किसी से विचार विमर्श नहीं करता था। अरबी फारसी भाषा का विद्वान था और इसमें उल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की उपाधि धारण किया था। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा का निर्माण करवाया था। यह सहिष्णु था पर क्रोधी प्रकृति का था। राज्यारोहण के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ नवीन योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया। उसकी 5 योजना बिल्कुल असफल हो गई। राजधानी परिवर्तन के संदर्भ में पढ़ने के अनुसार दिल्ली में केवल कुत्ता और बिल्ली शेष बच गया था। इब्न बतूता के अनुसार एक अंधा और एक लंगड़ा शेष बचा था। राजधानी परिवर्तन के कारण भारत की संस्कृति दक्षिण भारत में भी फैली। बहुत से सूफी संत दौलताबाद में बस गए तथा एक समन्वित संस्कृति का विकास हुआ। सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना की असफलता का कारण सिक्कों पर कोई राजकीय चिन्ह ना होना था, जिसके कारण कोई भी इसे आसानी से ढाल सकता था। इसकी असफलता के बाद इसके शासन काल में ही तुगलक वंश का पतन प्रारंभ हो गया। थैंक्स। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।